जो आगे था ना हेलो 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 कोई नहीं। तो हमने प्रीएम्बल से शुरू किया था, आपको बताओ है ना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? देखा हो? ठीक है, तो भी प्रीएम्बल अब पढ़ते हैं, है ना, पूरा पढ़ लेते एक बार। हमने पूरा पढ़ तो लिया है लेकिन पढ़ा नहीं, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या लिखा हुआ है? पहला लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो क्या जताता है कि सोर्स ऑफ पावर है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसका पावर कहाँ से मिलता है? तो हम लोगों से मिलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से मिलता है। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, है ना। हमने इंडिया को कैसा बनाना है? तो हमारा मोटो क्या है? इंडिया को सॉवरेन बनाना है ना, सोशलिस्ट बनाना है, सेक्युलर बनाना है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना है ना। तो इंडिया कैसा होगा? हाँ, तो इंडिया कैसा होगा? तो सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। तो कोई भी सरकार आती है ना, तो वो अपने हित के विषय नहीं करती, वो सोशलिस्ट होती है, वो सेक्युलर होती है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो क्या होगी? सोशलिस्ट होगी, सेक्युलर होगी, सॉवरेन होगी, है ना, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी गवर्नमेंट हमारी, है ना। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, है ना, मतलब सिटीजन को भी राइट्स देने पड़ेंगे। तो सिटीजन क्या मांग रहे हैं? तो सिटीजन क्या मांगते हैं? सबसे पहले जस्टिस मांग रहे हैं, है ना। कौन सी टाइप की जस्टिस मांगते हैं? तो 3 टाइप की जस्टिस होती है। कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। और ये इसी लाइन में मिलती है ना, कि आपको पॉलिटिकल राइट्स तभी मिल जाएगी, पॉलिटिकल जस्टिस तभी मिलेगी जब आपके पास इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर सब बराबर नहीं है ना, कि हम भेदभाव करते हैं सबके बीच में, है ना, काला गोरा, है ना, कास्ट के बेसिस पे, वर्ण के बेसिस पे, तो हम पॉलिटिकल जस्टिस कैसे दे पाएंगे, है ना। तो इसलिए पहले सबको पहले सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए, फिर इकोनॉमिकल जस्टिस मिलनी चाहिए, है ना। और फिर दूसरी चीज जो सिटीजन्स मांगते हैं ना, भारत के देशवासी मांगते हैं, वो लिबर्टी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? लिबर्टी, मतलब आजादी मांगते हैं। किस चीज की आजादी? तो थॉट, सोचने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, बिलीफ, कुछ भी बिलीव करने की आजादी, फेथ रखने की आजादी, वर्शिप करने की आजादी, है ना। तो इंडिया में कोई अगर रह रहा है तो उसके पास आजादी है, थॉट, है ना, कुछ भी सोच सकता है ना। एक्सप्रेशन में काफी कुछ आ जाता है। आप गा के एक्सप्रेस कर सकते हो, आप पिक्चर दिखा के एक्सप्रेस कर सकते हो, आप लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। कैसे भी एक्सप्रेशन आपके पास लिबर्टी है, लेकिन उसमें भी क्या आपके पास सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है ना। आप कुछ भी नहीं बोल सकते। एक्सप्रेस करने का बोला है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। बिलीफ, आपके पास बिलीफ है, मतलब आप कुछ भी किसी में भी मान सकते हो, है ना। वो बिलीफ, आपके पास फेथ है, आप कोई भी भगवान के ऊपर फेथ रख सकते हो, आप वर्शिप कर सकते हो किसी को। ये आपको क्या मिली? लिबर्टी मिली हुई है सरकार की तरफ से। फिर तीसरी चीज जो सिटीजन्स को चाहिए वो क्या है? इक्वालिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, है ना। किस चीज की इक्वालिटी? तो स्टेटस की इक्वालिटी, है ना, कि सबका स्टेटस इक्वल हो। और अपॉर्चुनिटी, तो जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, कॉलेजेस होती है, तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। ये मांगते हैं कौन? सिटीजन्स मांगते हैं। लेकिन मैंने बताया था इक्वालिटी नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि सब इक्वल है नहीं। जब इंडिया आजाद हुआ था तो भी सब इक्वल थे नहीं, है ना। सब इक्वल थे नहीं थे ना। जो गरीब था वो बहुत गरीब था, जो अमीर थे वो बहुत अमीर थे, है ना। तो इक्वालिटी थी ही नहीं, तो इक्वालिटी कैसे देंगे? तो पहले सबको इक्वल करना पड़ेगा, फिर इक्वालिटी ला सकते हो। क्या रिजर्वेशन देंगे? हाँ, तो इसलिए क्योंकि हम इक्वालिटी, तो रिजर्वेशन से वो क्या, वो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, भेदभाव कर रहे हो रिजर्वेशन देके। लेकिन वो जरूरी था, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे तब क्या था कि मेजर चंक ऑफ जो ये लोअर कास्ट के पीपल थे वो बहुत पीछे थे, और जो हायर कास्ट के पीपल थे वो बहुत आगे थे अपने रेस में, है ना। तो अगर रेस एक ही लाइन से शुरू नहीं हो रही तो इक्वालिटी कैसे आएगी, है ना। जैसे आपने वो वाली मूवी देखी ना, डिक्टेटर देखी है? वैसे दाढ़ी वाला होता है ना, रेस चलाता है, वो आगे भाग जाता है, सबको गोली मार देता है, देखिए। वो मिसाइल बनाता है वो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो डिक्टेटर होता है ना, तो जब ओलंपिक्स आते हैं ना तो वो आगे भाग जाता है और सबको पीछे, मतलब पीछे खड़ा रहता है, और बाकी सब बाद में भागते हैं। तो ऐसे ही, तो वो इक्वालिटी नहीं हुई ना। वो इसलिए हम क्या इक्विटी लेके आते हैं। तो मैंने इक्वालिटी और इक्विटी समझाया था। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब राइट टू वोट। हाँ, राइट, पॉलिटिकल जस्टिस में 3 राइट्स आते हैं आपके पास: राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट और राइट टू गेट इलेक्टेड, है ना। आपके पास वोट देने का अधिकार है, आपके पास इलेक्ट होने का अधिकार है, और किसी को भी इलेक्ट करने का अधिकार है।
है ना। और बहुत सारे राइट्स भी आते हैं पॉलिटिकल राइट्स के अंदर, जैसे कि आपके पास अपने पॉलिटिकल व्यूज रखने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है ना। इकोनॉमिक जस्टिस कैसा है? इकोनॉमिक जस्टिस तब आएगा क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो इकोनॉमिक मतलब हमारी जो सिटीजन है, जितने भी भारतीय है, वो बहुत सारे स्ट्रेटिफिकेशन में बटे हुए हैं। जैसे अपर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है और लोअर क्लास होता है ना। तो एक अपर क्लास है जो बहुत अमीर है ना, जो 10% ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया के, जो टॉप 10 है, तो उनके पास बहुत ज्यादा धन है ना, उनके पास बहुत सारा पैसा है। 90% ऑफ जो पैसा है वो उनके पास है, 10% के पास। और जो 90% पॉपुलेशन है उनके पास पैसा ही नहीं है ना, मतलब जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है और जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है ना। तो इस गैप को हमको क्या करना है, कम करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस देना। और ये कैसा हो सकता है, तो मैंने बताया था कैसे दे सकते हैं हम इकोनॉमिक जस्टिस। लोअर क्लास को ऊपर लाके, तो ऊपर कैसे लाएंगे लोअर क्लास? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट सेटअप करेंगे, है ना। एम्प्लॉयमेंट चाहिए क्योंकि ये होता है कि हमारा जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, और एग्रीकल्चर से इतना कुछ आता नहीं खाने को, है ना। और वो बेफालतू में बैठे रहते हैं एग्रीकल्चर के नाम पर, है ना। तो वो अनएम्प्लॉयड है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे इंडिया में सेकेंडरी जो अपना सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, वो नहीं है इंडिया में। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना इतना आगे क्यों है, क्योंकि आप देखो आपके आसपास जितनी भी चीजें वो चाइना से आती है। ये लैपटॉप से लेके, प्रोजेक्टर से लेके, ये कैमरा से लेके, ये लाइट से लेके, पंखे से लेके, सब कुछ कहाँ से आता है, चाइना से आता है। आपकी गाड़ियां के अंदर जो चिप्स होती है, इसके अंदर जो चिप्स, आपके मोबाइल के अंदर जो चिप्स है, वो कहाँ से आ रही है, चाइना से आ रही है ना। यूएसए को भी चाइना की जरूरत है ना, क्योंकि उनके पास क्या सेकेंडरी सेक्टर इतना अच्छा है, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतना अच्छा है कि उनको टर्शियरी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, सर्विस सेक्टर की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमी इतनी अच्छी है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी पीछे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर चंक ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, जीडीपी मतलब मैंने समझा था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक साल के अंदर इंडिया कितना कमाता है ना, कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, तो वो उसमें है ना मेजर चंक कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो सर्विस सेक्टर, टर्शियरी जो सेक्टर है ना, जो मतलब जो नौकरी कर रहा है वो टैक्स भर रहा है ना, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो गुड्स खरीद रहा है, तो ज्यादा मेजर चंक यहाँ से आ रहा है। और एग्रीकल्चर से जो इतना बड़ा सेक्टर है हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है कुछ, है ना। तो ये जो दो एक्सट्रीम्स है उसको हमको कम करना है। इसलिए ये कम कैसे होगा, क्योंकि हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाना पड़ेगा, है ना। तो जो बेफालतू में अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं वो कहाँ यूज हो जाएंगे, जब ये नई नई मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे ना। इसलिए स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है ना। फिर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिससे क्या नई नई कंपनी खुले, जिससे क्या जॉब जनरेट हो। क्योंकि बचपन से हमको क्या सिखाया जाता है कि नौकरी करनी है ना। आपको पढ़ाया भी किस तरीके से जाता है, नौकरी के लिए पढ़ाया जाता है, आपको जॉब जनरेट करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, आपको स्टार्टअप के लिए नहीं पढ़ाया जाता बचपन से, है ना। आपने देखा होगा कि आपको ए भी कितनी बार रटवाया जाएगा, ए बी बी बी, मतलब रट्टू पोपट बनाना है। तो ये रटना क्यों इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए, क्या लगता है, क्योंकि मिस्टेक कम हो, है ना। जॉब्स के अंदर क्या चाहिए होता है, सबसे मेन चीज की मिस्टेक कम होनी चाहिए। तो आप कोई भी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो वहां पे क्या होगी कि आपके साथ एरर कम हो जाए। एरर कब कम होती है, जब आप रिपीटिव वर्क करते हो, है ना। एक ही काम आप 100 बार 1000 बार करोगे तो आपसे वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंटली वो वर्क होगा, है ना, और उसमें मिस्टेक्स कम होगी। तो हमको प्रिपेयर ही किसके लिए किया जा रहा है बचपन से, नौकरी के लिए किया जा रहा है, नौकर बनने के लिए किया जाता है, नौकरी जनरेट करने के लिए नहीं किया जाता। देन वो ये लूप होल है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, है ना। और उसी को सुधारने के लिए फिर एनईपी आया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया था। पढ़ा किसी ने एनईपी के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5 साल 2020 में आया, अभी तक वो 2030 के बाद लागू होने वाला है ना। उसके अंदर पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदल देंगे, जिसमें आपका मतलब जूनियर स्कूल आएगा, हायर जैसे अमेरिका में होता है, जूनियर स्कूल होता है, हायर स्कूल होता है। फिर आपको ग्रेजुएशन के अंदर भी 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर आपने 1 साल किया तो आपको स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल किया तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल किया तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। तो मान लो आपने 1 साल करके छोड़ दिया ना ग्रेजुएशन, तो भी आप मतलब वो कर सकते हो, मतलब उनसे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका पूरा कॉलेज वेस्ट हो जाएगा 1 साल, है ना। तो वो सब अच्छा मतलब उसमें है ना, उसमें मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो, माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो आप, वैसा एजुकेशन आया है। तो ठीक है, तो हमने प्रीएम्बल पढ़ा था, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी चाहिए हमको इंडिया में, लोगों को चाहिए। तो स्टेट है ना, गवर्नमेंट भी हमसे कुछ मांगेगी, तो सरकार क्या मांगती है हमसे,
तो स्टेट मांगता है कि हम फ्रेटर्निटी बना के रखें ना, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बना के रखें, है ना, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation, और नेशन की क्या यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखें, है ना, ज्यादा झगड़ा ना करें आपस में, है ना, भेदभाव, है ना, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे हम झगड़ा ना करें, आपस में शांति बनाए रखें। तो सरकार ये हमसे मांगती है, लेकिन हम क्या देते हैं उनको? नहीं दे सकते, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को हमने ये क्या किया है, एडॉप्ट किया है, क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा बंधारण, संविधान, है ना। और ये एक्ट कब हुआ था, एनेक्ट कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को एनेक्ट हुआ, 2 महीने बाद हुआ है ना, नहीं। और जो ये प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में जो 3 वर्ड आपको रेड कलर से दिख रहा है ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड बाद में ऐड हुए। जब बना था प्रीएम्बल तब वो एडिट नहीं थे, वो बाद में ऐड हुए। सोवरेन मतलब संप्रभुता, मतलब आप आजाद हो खुद भी करने के लिए अपने इंडिया के टेरिटरी के अंदर, अनलिमिटेड पावर। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, मतलब समाज के लिए काम करना है सरकार को। सेक्युलर मतलब हमारा कोई धर्म नहीं है, इंडिया का कोई धर्म नहीं है ना, नहीं, सबको प्रमोट करते हैं, इंडिया का कोई पर्सनल धर्म नहीं है ना इंडिया का, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग बोले ना, वो मैं बाद में समझाऊंगा, बोलते तो लेकिन ऐसा होता नहीं। ये समझ में आ गया? तो ये पीडीएफ पढ़ लेना, उसमें तो जो ये 3 वर्ड ऐड हुए थे ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर और, तो कब हुए थे? तो इंदिरा गांधी ने ऐड किए, इंदिरा गांधी ने 1976 में, है ना, 42nd अमेंडमेंट से, तो 42nd अमेंडमेंट से ऐड की हुई, कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये सब हमने पढ़ लिया था, तो ये सब पढ़ लेना, इसकी प्रिंट आउट निकलवाना, लिख लेना ना क्या है, वीडियो भेजी तो है हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रिवाइज करवा। क्या हुआ? पता नहीं यार, लाइट चलो। अरे शो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रीएम्बल, थोड़ा सा बाकी वो पढ़ लेते हैं कि प्रीएम्बल क्या पार्ट है, दिस प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 3 सवाल हमारे पास, दिस प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता था कि प्रीएम्बल पार्ट है, इसके बेसिस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या? ये तो पहला पेज है ना, कि कोई भी बुक है उसका पहला पेज क्या उस बुक का पार्ट हो सकता है ना। अगर है, अगर यस, तो क्या ये अमेंडेबल है? क्या इसको बदला जा सकता है? क्या इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं अब, है ना। तो हमने देखा कि चेंजेस लाए, है ना, कब लाए? 1976 में, 42nd अमेंडमेंट। सर इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट, उसमें चेंजेस लेके आए, बदल दिया, है ना, प्रीएम्बल को चेंज किया, उसके अंदर 3 नए ऐड किए ना, वर्ड्स कौन से? सोवरेन, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड SSI, कौन से? SSI मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। फेथ भी, फेथ नहीं, फेथ था रेड का, रेड से थोड़ी होता है, मैं बोल रहा हूँ रेड तो ये भी तो ऐसे कुछ पीडीएफ में तो लगता है, ठीक है। तो आपको 3 वर्ड याद रखने, कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कब ऐड हुए हैं प्रीएम्बल के अंदर? 1976 में। किसने ऐड किए? तो इंदिरा गांधी की सरकार ने। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 42nd अमेंडमेंट। डन। तो प्रीएम्बल अमेंडेबल है, तो यस अमेंडेबल है ना। फिर अगर प्रीएम्बल इंटीग्रिटी का मतलब एकता बनाए रखिए, ठीक है। अगर अमेंडेबल है तो यस अमेंडेबल है प्रीएम्बल, है ना। पार्ट है तो यस पार्ट भी है। क्या ये जस्टिसिएबल है? क्या प्रीएम्बल जस्टिसिएबल है? क्या इसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं?
या क्योंकि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि जस्टिस देंगे, तो क्या जस्टिस नहीं मिलती तो हम क्या कोर्ट पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं मेरे को जस्टिस नहीं मिल रही, जा सकते हैं ना। हाई कोर्ट प्रीएम्बल को मान के, प्रीएम्बल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके तो प्रीएम्बल के बेसिस पे, कि प्रीएम्बल में जो कुछ लिखा हुआ है उसके बेसिस पे हम जा सकते हैं क्या, क्योंकि उसमें जस्टिस लिखा हुआ है ना, सोशल जस्टिस, फिर भी रिजर्वेशन है ना, तो ड्रॉबैक रहेगा ना, ड्रॉबैक्स उसके अंदर नहीं लिखे ना, एग्जेप्शन नहीं उसमें, एक्सेप्शन उसमें नहीं लिखा, उसमें तो लिखा है कि जस्टिस मिलेगी, तो जा तो सकते पर तू गया नहीं, हां जा तो सकते नहीं गए, बहुत कुछ बहुत लोग गए, वही देखना है कौन कौन गया, क्यों गया था। डन। तो क्या प्रीएम्बल जस्टिसेबल है, तो नहीं, क्या प्रीएम्बल जस्टिसेबल है, तो नहीं, प्रीएम्बल जस्टिसेबल नहीं। तो अभी इसमें कुछ केसेस पढ़ने हमको, क्या पढ़ना है, केस पढ़ने हैं। तो केसेस पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन से केस में क्या जजमेंट आ रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का। डन। तो हमको 3 केसेस पढ़ने हैं, तो ये रिकॉर्ड तो ये बाद में लिखिए। सबसे पहला जो केस है वो क्या है, बेरूबाड़ी केस। क्या है, बेरूबाड़ी केस। ये सब केसेस याद रखना है, तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। याद रख। फिर सेकंड आता है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। क्या हुआ था सर इसमें? केबीसी, केशवानंद भारती केस। और लास्ट आता है आपका, क्या बोलते हैं, ऐसा सोमय। ठीक है, 3 केसेस आते हैं, ये आपको याद रखना। केबीसी, केशवानंद भारती, ठीक है, ऐसा घुमाई और बेलूबाड़ी केस, 3 केसेस याद रखने हैं। तो केसेस याद रखने से पहले हम थोड़ा सा कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा आपको मतलब देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है मतलब जो केस करता है ना, XYZ नाम लिखते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे बेलूबाड़ी वर्सेस कुछ होगा, है ना, केबीसी वर्सेस कुछ होगा, या फिर ऐसा घुमाई वर्सेस कुछ होगा। तो XYZ वर्सेस क्या होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, XYZ जो भी इंसान है वो क्या सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, है ना, कि कुछ उनको प्रॉब्लम हुई होगी, है ना। तो प्रीएम्बल के हिसाब से बस सोना ही मैं देख रहा हूं, सपने नहीं देखना। एनडीए के सब डन। तो बेलूबाड़ी केस, केबीसी और एसआर वुमेन, उसमें क्या होगा कि एक तरफ जो होगा वो क्या होगा, जो केस करेगा, और एक तरफ क्या होते हैं, लिटिगेंट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, जो जिसके ऊपर केस किया जाता है वो क्या है, लिटिगेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिटिगेंट, है ना, जिसके ऊपर केस किया जाता है। तो ये होता है, ठीक है। अभी ये केस क्या है कि ये सब केस करेंगे ना, तो यहाँ पे ये केस कहाँ जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। तो पहले हाई कोर्ट जाएगा, फिर ऊपर एक्सलेट होकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जुरिडिक्शन होता है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, कुछ जुरिडिक्शन होते हैं। क्या होता है, जुरिडिक्शन। तो 3-5 तरफ क्या होता है, एक होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्या होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, है ना। सेकंड होता है एफिलिएट। क्या होता है, एफिलिएट। थर्ड होता है रिवाइजरी। क्या होता है, रिवाइजरी। फोर्थ होता है आपका एडवाइजरी, और लास्ट होता है रिट। तो टोटल कितने जुरिडिक्शन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 5। कौन से ओरिजिनल जुरिडिक्शन, फिर आता है एपीलेट जुरिडिक्शन, फिर आता है रिवाइजरी जुरिडिक्शन, फिर आता है एडवाइजरी, और लास्ट में आता है रिट जुरिडिक्शन। तो टोटल कितने जुरिडिक्शन है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास 5। अब इन सब का मतलब क्या होता है तो बाद में देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिवाइजरी, है ना। रिवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो एक लोअर कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट आती है, और उसके ऊपर क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, और क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। अब मान लो कोई केस किसी ने केस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी रूल्स आया
वो उसको नहीं पसंद आया कि जो भी रूलिंग आई है ना, जो भी जजमेंट आया उसको पसंद नहीं आया, तो वो कहाँ जाएगा? हाईकोर्ट जज में जाएगा, है ना। अब मान लो हाईकोर्ट ने भी कुछ जजमेंट दी, उसको वो भी पसंद नहीं आया, तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट वो भी उसको पसंद नहीं आया, तो अब कहाँ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, क्योंकि सबसे जो प्राइम, क्योंकि सुप्रीम है ना, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सबसे बड़ी कोर्ट है। अगर उसने कुछ बोल दिया मतलब फाइनल, तो फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो हम कहाँ जाएंगे? मोदी के पास फिर वापिस ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वापस से सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? रिवाइजरी जुडिकेशन, है ना। ये रिवाइज करते हो कि अपना जजमेंट क्या कर रहे हो? रिवाइज कर रहे हैं। उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो क्या हो जाएगा अभी? रिवाइज। वो देखेंगे वापस से केस को, है ना, कि क्या हमसे कुछ भूल हुई थी। दूसरे में ऐसा होता है ना कि प्राइम की इसमें फांसी होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते तो हाँ, वो तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, माफी मिलती है वो प्रेसिडेंट की। क्रिमिनल आरआई, अभी आ रहा है। मत बोलना कि किसको मिली। सालों में कन्वर्ट हो हाँ, मतलब 2-3 चीजें है वो आपको मैं समझाऊंगा कि सजा कम की जा सकती है या फिर सजा का नेचर चेंज किया सकता है। मान लो कि उसको सजा थी कि मान लो 10 साल कारा, मतलब 10 साल बहुत ही मतलब वो वाली चीज थी ना, कारागार मतलब बहुत, तो उसको चेंज करके वो 15 साल नॉर्मल वाली करवा सकते हैं। ऐसा नेचर चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका एज मतलब क्या नंबर ऑफ ईयर चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको पूरा ही बदल सकते हैं, या फिर माफी कर सकते हैं, है ना। वो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट कर सकता है। और अगर कोई केस बड़ा हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कैसा बड़ा केस कैसा? सीनियर क्राइम हो तो मर्डर का केस डिस्ट्रिक्ट में चलता है, कुछ भी कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन अगर उनको नहीं जजमेंट पसंद आए तो वो आगे भी केस को ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट से कोई भी केस आया, किसके रिलेटेड? फंडामेंटल राइट की कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है ना, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई भी केस आया तो डायरेक्ट कोर्ट जाएगा। पीआईएल वाले सर इसमें जाते हैं ना, ये वाला, हाँ, इसका मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे छीना जा रहा है, उस केसेस में आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डन, समझ में आ गया? तो रिवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद के जजमेंट को क्या करेगा? रिवाइज करेगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं? रिवाइजरी जुडिक्शन। डन, तो ये 5 आपको याद होने चाहिए, बाद में देखते हैं 5 के मतलब क्या है। अभी आपको रिवाइजरी पता होना चाहिए। रिवाइजरी ओरिजिनल। डन, अभी जो केशवानंद भारती केस है ना, उसके अंदर कितने 13 जज की बेंच, 13 जज की बेंच बैठी, हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंच इन इंडियन हिस्ट्री, है ना। सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो बेंच आज तक बैठी हुई है कौन सी है? केशवानंद भारती केस में कितने बेंच बैठी थी? तो 13 जजेस की बेंच। अभी 13 जजेस क्या देंगे? जजमेंट देंगे, है ना। तो इतना ज्यादा मामला है। अभी बेंच क्या होता है आप सबको पता है? क्या होता है? कुछ ज्यादा लोग रहते हैं, बेंच हो जाती है। हाँ? 13 जज बैठे थे ना, 13 जज बैठे थे केस को रिव्यू करने के लिए। हाँ, तो वो कैसे होता है मैं समझा देता हूँ। मान लो 2 टाइप के मामले आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। एक तो हो सकता है आपका फौजीदारी, है ना, क्रिमिनल मामला हो सकता है, क्रिमिनल मामला हो सकता है। और दूसरा क्या होगा? जो गरवार है, डोमेस्टिक जो होता है, है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जो डोमेस्टिक मामले होते हैं। जल्दी नहीं जाते, नहीं जाते, क्यों जाते? मतलब कुछ जाते ना, मेन तो क्रिमिनल के लिए होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों जाते हैं। डन, तो अगर यहाँ तो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में एक ही जज बैठता है या सिंगल जज बेंच बैठता है? क्या बैठता है? सिंगल जज बेंच बैठता है। सब डोमेस्टिक मामलों है ना। और सेकंड आता है क्रिमिनल मामले। क्रिमिनल मामले में क्या होता है कि आपकी 2 जजेस की बेंच बैठती है। कितनी? 2 जजेस, है ना। अभी 2 जजेस में क्या हुआ कि दोनों ने अलग अलग जजमेंट दे दिया कि उसको अच्छा लग रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से 2 से 3 भी कर सकते हैं, 3 जजेस की बेंच कर सकते हैं। जो तीसरा जज आएगा वो क्या करेगा? जो ये टाई हो चुका है उसको हटाएगा, एक तरफ वो करेगा, ठीक है। तो 3 जजेस की बेंच बैठती है। अब क्रिमिनल मामला होता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मामला आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड कोई मामला आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हुआ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट हो गया या फिर ऐसी कोई मामले आते हैं ना, तो वो फिर 3 से बढ़ के उनको बेंच बिठानी पड़ती है। तो मिनिमम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले के लिए होती है वो होती है 5 जजेस की बेंच। कितने? 5 जजेस मिनिमम, इतने तो चाहिए थे। और ये हमेशा ऑड नंबर पे चलेंगे। अब 5 से 7 हो सकते हैं, 7 से 9 हो सकते हैं, 9 से
11 हो सकते, 11 से 13 हो सकते, 13 से 15 हो सकते, 17 हो सकते, वैसे है ना। ऑड नंबर की जजेस की बेंच बैठेगी, है ना। और जो सबसे बड़ी बेंच बैठी आज तक वो कितनी है? 13 जजेस की। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस। ईयर याद है? हाँ, ईयर रखो ना, 1972 है ना। ये था 1960 और ये 1991। देखो पहला वाला केस तो पता है। वो तो मैं अभी जजेस बेंच समझा रहा हूँ। डन, ये समझ में आ गया कि 13 जजेस कैसे बैठ रहे हैं, है ना। इसमें क्या होगा कि जो मतलब जो 5 जजेस की बेंच बैठी थी उसने जो जजमेंट सुना है उसको पसंद नहीं आई, तो वो वापसी से रिवाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट, और फिर या तो 5 जजेस की बेंच बिठा सकता है या फिर वो 7 की बिठाएगा। तो 7 या फिर 9 की, 9 नहीं तो 11 की, 11 नहीं तो 13 की। तो इतने ज्यादा बार वो रिवाइज हुआ है केशवानंद भारती के। तो सबसे बड़ी जो इंडियन हिस्ट्री की जो बेंच बैठी थी वो किसमें बैठी थी? इसी केस में बैठी थी। अभी केस क्या था देख लेते। वो सबसे पहला केस क्या है? बेरूबाड़ी केस। क्या है? बेरूबाड़ी केस। तो बेरूबाड़ी, बाड़ी क्या होता है? वैसे खेती बाड़ी होती है ना, वैसे बेरूबाड़ी मतलब जगह का नाम, एरिया का, है ना। तो बेरू एक गांव है, तो वो बाड़ी, उसके काफी सारे छोटे छोटे एरिया है बेरू गांव के, तो उसके ऊपर केसेस है। तो जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो इंडिया का क्या था कि जो ये इंडिया था, मैं इंडिया बना ऐसा नहीं चेक कर लेते ये रहा। क्या हुआ? उसे चेक कर लेते ये रहा। की माता है ये। ईयर वाले से सुनो। ऐसा ही तो है, सेम टू सेम बना। 19-20 का है ना। अब यहाँ पे क्या आता है? पाकिस्तान आता है। यहाँ पे क्या था? बांग्लादेश था, उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान था ये, है ना। बांग्लादेश से पहले ये क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। और ये लाइन किसने बनाई थी? इंडिया को बांटा किसने था? रेड क्लिफ। क्या था उसका नाम? रेड क्लिफ, है ना। तो रेड क्लिफ इंडिया की जो बाउंड्री है कौन सी पाकिस्तान की और ईस्ट पाकिस्तान की, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किसने बनाई है? रेड क्लिफ ने बनाई है। चाइना वाली बाउंड्री किसने बनाई है? तो मैकमोहन ने। किसने? मोहन, ब्रिटिशर ऑफिसर थे। रेड क्लिफ और मैकमोहन दोनों ब्रिटिश ऑफिसर। अब इन लोगों ने लाइन कैसे बनाई? इन्होंने थोड़ी ऐसा देखा हो कि कौन सा गांव जा रहा है, उन्हें तो ऐसे स्केल लिया और खींच दी लाइन, है ना। उनको नहीं पता था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर या फिर इस लाइन के ऊपर क्या कि बहुत सारे ऐसे गांव थे, है ना, जिसका घर यहाँ पे रहेगा, खेत उधर चले गए, या फिर किसी के घर के बीच में से लाइन गुजर गई। अभी भी लोग हाँ, तो वैसा हो गया कि कंफ्यूजन आ गया कि इसको तो नहीं पता था किसका घर है किसका गांव है, तो गांव से बीचों बीच लाइन खिसक गई, आधा गांव उधर है आधा गांव इधर, तो जाए तो जाएगा, है ना। तो ऐसे मामले में क्या हुआ कि ये जगह थी बेरू, है ना। वहाँ के कुछ खेडूत है ना, खेडूत, उनकी जमीन कहाँ रह गई? बांग्लादेश में, है ना। और बांग्लादेश के कुछ लोग थे जिनकी जमीन कहाँ रह गई? इंडिया में रह गई। तो ये कंफ्यूजन हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जब इंडिया आजाद हो गया, है ना, तो जो नेहरू साहब थे उनके पास ये मामला गया, तो उन्होंने क्या किया कि चलो हम इतनी जमीन दे देते हैं और उनके पास है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन क्या था कि हम ले तो सकते हैं ना, कोई भी जमीन बाहर से आई वो क्या कर सकते हैं, हम लेने का अधिकार है हमारे पास, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? हम ले सकते हैं कोई भी जमीन बाहर की हो, उसको एडप्ट करने के लिए, एलियन जो जमीन होती है उसको ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है? प्राविधान है ना, सारे प्रोविजन है हमारे पास। लेकिन इंडिया की जमीन को बाहर वालों को देना, इसका कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या इंडिया की जमीन हम दे भी सकते बाहर? उसका अभी तक कोई प्रोविजन है नहीं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अगर प्रोविजन है नहीं तो क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लाना पड़ता है? चेंज लाना पड़ता है, अमेंडमेंट लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? अमेंडमेंट लाना पड़ता है। क्या पॉलिसीज लानी पड़ती है ना, अमेंडमेंट करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और वो अमेंडमेंट कैसे करेंगे? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा?
बहुत देर से पढ़ना है। हाँ? बहुत देर से पढ़ने का थोड़ा। क्या बहुत बहुत देर से पढ़ने का चालू हो गया। आधा घंटा ही है। समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ। इधर हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है ना वही। तो यहाँ पे क्या कुछ जमीन हमको दे रही थी, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे बात आ गई सॉवरेनिटी की। क्या बात किसमें बात आ गई? सॉवरेनिटी पे बात आ गई। क्या इंडिया सॉवरेन है ना? क्योंकि सॉवरेनिटी कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रीएम्बल के अंदर है ना। तो इससे ये सवाल उठता है क्या प्रीएम्बल इंडिया का पार्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? अगर पार्ट है तो क्या सॉवरेनिटी लिखी हुई है तो क्या हम अपनी जमीन अपनी जो जमीन है वो दे सकते बाहर, है ना। तो नेहरू जी बहुत है मतलब उनके टाइम की वो लीडर थे, है ना, बहुत अच्छे लीडर थे। तो उन्होंने क्या किया, अभी अमेंडमेंट करना पड़ता है इसकी, है ना। क्या करना पड़ता है? चेंज लाना पड़ेगा किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना। तो चेंज लेके आए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भले ही सॉवरेनिटी प्रीएम्बल में लिखा है लेकिन प्रीएम्बल पार्ट नहीं है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट भी डरता था किससे? डरता नहीं था लेकिन इज्जत करता था किससे? नेहरू जी। सुप्रीम कोर्ट के जो लोग थे वो किसकी इज्जत करते थे? नेहरू जी। तो नेहरू जी ने बोला तो मतलब करने का तो करने है ना। तो सॉवरेनिटी नहीं है ऐसा, इसलिए फिर उन्होंने क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने बेलबाड़ी केस में कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल पार्ट नहीं है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में बोला है? बेलबाड़ी, है ना। बेलबाड़ी केस क्या था कि जो ये जमीन थी वो इंडिया में लानी थी और कुछ जमीन इंडिया की थी जो बाहर हमको दे दी थी बांग्लादेश को। लेकिन ये मामला कब सुलझा है? 1960 से लेके अब 2015 में सुलझा है। मोदी जी ने सुलझा है, ठीक है। ये मामला कब सुलझा है? 55 साल की लगे थी जमीन अभी कोई मर जाएगा वो तो भाई उसकी बच्ची लेकिन है ना। तो कुछ बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो हमने बांग्लादेश को लिया और जो बांग्लादेश के थे वो हमने ले लिए। लेकिन ये 2015 में सुलझा, मोदी सरकार ने सुलझा है। उस टाइम भी क्यों नहीं सुलझ रहा था? क्योंकि प्रॉपर अभी नया मतलब बॉर्डर बनी थी तो लोग नहीं चाहते थे कि हमारी जमीन उधर चले जाए, फिर बहुत ज्यादा दंगे चल रहे थे, इसलिए फिर नेहरू जी ने रहने दिया। सुलझाया क्या? 71 के बाद में सुलझाया क्या? मोदी जी ने सुलझा दिया ना कि 71 के बाद में तो सुलझ सकता था ना। जब आया क्या? दे दी ना हमने। क्या दे दी जमीन? हाँ मोदी जी ने, हमने बहुत ज्यादा जमीन दे दी है। 70% जमीन दी और हमने 45 वापस ली है, 30-45%। सर पर ये 71 के बाद में सुलझ सकता था ना जब लेकिन ऐसा लिखा था कि नरेंद्र मोदी सुधारी। जब बांग्लादेश बन गया तब तो सुलझ सकता था। नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी को और भी काफी सारे काम थे। बिजी थे। वो इंदिरा गांधी का टाइम आएगा तब समझाऊंगा वो कहाँ बिजी थी, है ना। केजीएफ देखा है? उसमें आती है ना सेम। अरे केजीएफ में इंदिरा गांधी नहीं आती। देन सेकंड केस क्या आपका? केशवानंद भारती केस। क्या है? केशवानंद भारती एबीसी केस 1971। अब किसकी सरकार है? इंदिरा गांधी की सरकार है ना। अब किसकी सरकार है? इंदिरा गांधी की सरकार है। और हमारी प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? सोशलिस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सोशलिस्ट मतलब समाज के लिए काम करेंगे। किसके लिए? समाज के लिए। तो जिसके पास मान लो 500 बीघा जमीन थी, क्या थी? 500 एकड़ जमीन थी। तो नया ऐसा कानून आया कि जिसके पास 500 एकड़ जमीन है तो उसको सिर्फ 30 एकड़ मिलेगी और बाकी सारी सरकार ले लेगी, है ना। 30 एकड़ उनको मिलेगी और बाकी सारी सरकार ले लेगी। तो रातों रात सबके होश उड़ गए, है ना। क्या हो गया कि मेरी जमीन तो जा रही है ना। 500 एकड़ में 500 एकड़ में कभी जिसकी ज्यादा जमीन थी उनका मतलब कुछ परसेंटेज हिस्सा, है ना। तो बहुत छोटा सा परसेंटेज उनको मिल रहा था, बाकी सारी सरकार ले रही थी, है ना। तो ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, है ना। हमको क्या ये सारी जो जमीन है वो गरीबों में बांटनी है ना। इक्वालिटी लेके आनी, क्या लेके आनी? इक्वालिटी। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे हम जमीन ले लेंगे और बांट देंगे किसमें? गरीबों में। ये याद है 500 एकड़ तो 30 एकड़ नहीं, ये तो मैं एग्जांपल दिया। मतलब अगर 4 घर होते तो एक जो मुस्लिम को ऐसे कुछ नहीं निकला, ऐसा वीडियो चढ़ा देते डायरेक्ट ऐसा। तो केशवानंद भारती, है ना। केशवानंद भारती क्या थे? एक मठाधीश। उन्होंने क्या, उनके पास मठ था एक पूरा,
है ना। मठ मतलब जो क्या होता है मठ, हाउस होता है ना, मठ मतलब वो रहने के लिए जगह होती है ना, जैसे हमारे गुजरात में होती है वैसे मठ रिलीजियस मठ होता है ना। तो केशवानंद भारती थे, उनकी भी बहुत ज्यादा जमीन थी उनके पास, है ना, मठ की जमीन थी। तो वो सीधे कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले। कहाँ चले गए, है ना, वो कहाँ चले गए, डायरेक्ट कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि इनका फंडामेंटल राइट हनन हुआ है। फंडामेंटल राइट इनसे छीना जा रहा था। कौन सा फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार था। क्या था, प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होना वो अधिकार था। कब, 1931 से पहले, है ना। तो हमारे का राइट टू प्रॉपर्टी मूलभूत फंडामेंटल राइट था, इसलिए वो डायरेक्ट कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, है ना। जैसे मैंने भी बताया था, आप सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हो, कि जब आप फंडामेंटल राइट आपका आपसे छीना जाए। सोशलिस्ट आदमी, समाजवादी आदमी, रिकॉर्डिंग जोता जोता पढ़ूंगी जैसे रिकॉर्ड तो मानो होती है, तो वीडियो जोता जोता पढ़ूंगा अभी। याद कर आधे वीडियो चलती है, तू एक्सपर्ट दो से बात। तो केशवानंद भारती कैसे, केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट चले गए, है ना, सुप्रीम कोर्ट चले गए। और बोलो सर, हम लोग सुने। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है, हम कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट चले गए। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट से बोला कि ये कैसा कानून बना दिया है ना, मेरे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। मेरा फंडामेंटल राइट मेरे से छीने जा रहे हैं। राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मेरी जमीन वापस करो, है ना। तो उस टाइम पे किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी, बहुत ज्यादा पावरफुल, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट का वो थोड़ी मानेगी, है ना। तो उन्होंने क्या बना दिया, अभी जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था, है ना, फंडामेंटल जो राइट था, उसको इसने हटा के किसमें, शेड्यूल नंबर 9 में रख दिया। कौन सा शेड्यूल 9, है ना। तो शेड्यूल नंबर 9 क्या कहता है कि कुछ भी अंदर अगर शेड्यूल 9 में रखा जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता, है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर है, किसकी पावर है, रिव्यू करने की पावर है। और थर्ड नंबर पे थी ना, नहीं, वो रिवाइज रिव्यू, जैसे आप अमेज़न पे जाते हो कुछ खरीदते हो, क्या करते मतलब देख सकते हैं शेड्यूल 9 में क्या रखा है, राइट टू प्रॉपर्टी, अच्छा, इसमें हम अभी नहीं पढ़ते हैं। जितने फंडामेंटल राइट्स उसमें राइट टू प्रॉपर्टी ना मैक्सिमम, मैं समझा, वो तो बाद में आएगा, अभी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर की जिसके तो रिव्यू करने की पावर है, क्या है, रिव्यू। तो कोई भी चीज आप जैसे अमेज़न पे जाते हो तो क्या करते हो, रिव्यू करते हो, अच्छी है, बुरी है ना, कैसी लगी आपको। तो सेम सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, रिव्यू कर सकता है ना, कि कोई भी नया नियम बनता है, कोई भी नया नियम बनता है, कानून बनता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको रिव्यू करता है ना। और रिव्यू करके वो बताएगा कि या तो अच्छा है या तो बुरा है। जो अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको क्या कर देगा, उसको हटा देगा, है ना। तो अगर हम शेड्यूल 9 के अंदर कोई भी अगर हम क्या रखते हैं, कोई भी लॉ को रखते हैं ना, कोई भी नियम अगर बना हुआ शेड्यूल 9 में, उसको ट्रांसफर कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट को वो रिव्यू करने की पावर नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो कहाँ रख दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इंदिरा गांधी ने शेड्यूल 9 के अंदर। और शेड्यूल 9 लाया कौन था, तो नेहरू जी लाए थे, अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट। क्या बात, कैसे कोई नहीं। तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, उसने बोला कि हाँ जाने देते हैं, है ना। इंदिरा गांधी बोलो तुम जीत गए, क्या बोला, तुम जीत गए कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी ने ये रूल निकाला कि जमीन ले लेंगे, तो ले ली उसने, हाँ,
फिर वो गए वहाँ पर कोर्ट में, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी के शेड्यूल 9, हाँ शेड्यूल 9 में रख दिया, Schedule 9 चेंज कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के राइट से हटा फंडामेंटल राइट क्या है ना, फंडामेंटल राइट हटा के उसको लीगल राइट कर दिया। पहले वो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के हमने उसको लीगल राइट कर दिया। ठीक है, तो सर ये जमीन लेने का फिर कब बंद हुआ? क्या मतलब ये 5 साल में पूरी जमीन सरकार ले ली? एक ही बार ऐसा रूल आया था बस, उसके बाद में बंद कब हुआ ये? क्या डिसकंटिन्यू कब हुआ ये? कौन सा? ये वाला नहीं हुआ ना, बोले जमीन लेने का रूल बंद कब हुआ? नहीं हुआ। एक ही बार ले ली बस खत्म, उसके बाद तो अभी जितनी प्राइवेट अभी कंपनी हमारे जो घर की जमीन हमारी नहीं है, हमारे घर की जमीन हमारी नहीं है, नहीं है, सरकार की है, स्टेट की है। तो पैसा हमने भरा हो, पैसा तो हमारा आप केस लड़ सकते हो राइट टू। तो है सर ना, कल को चाहे अगर सरकार चाहती है आपके घर के बीच में से रोड निकालना तो निकाल सकती है। हाँ तो सर पैसा देगी ना उसके बाद? हाँ? पैसा तो पैसा तो देगी, हाँ, तो बस पैसा तो अच्छा खासा देगी। तो इसका मतलब ये रूल नहीं है, कटिंग में आ जाएगा, ये वाला रूल नहीं है, ये वाला रूल अभी नहीं है कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी वाला ना पूरा खर्च जाएगा ये तो वाला? नहीं मिलेगा। अभी है ना, नहीं मिलता नहीं, है। कटिंग में मिलता है ना पैसा अभी इतने बड़े जमींदार नहीं है ना अभी। 90 लाख रुपए में अभी प्राइवेट कंपनी से बड़ी हाँ। लैंड ओन करती नहीं मिला, ना हो कौन रहा है। सी? मिलता है पैसा बहुत मिलता है, ये लोग करने पे क्या कर बड़ी रहे हैं? फैक्ट्री से भी लेकिन अभी तो सब लीगल मामला हो गया, पहले के उसके कागज भी थे ना बाजार में। अब तो सबका मतलब लीगल हो गया ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट करके उसको लीगल राइट कर दिया है। तो अब लीगली से आप लड़ सकते हो, है ना। फंडामेंटल राइट का मतलब आपका अधिकार है आपकी जमीन पे, तो अभी अधिकार नहीं, लेकिन आपका लीगल राइट है। क्या अभी प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, है ना। तो अगर आपसे छीनी जा रही है तो आप उसके ऊपर केस लड़ सकते हो, है ना। दैट्स समझ में आ गया। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन, है ना, लेकिन यहाँ पे बात नहीं करती। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? बेसिक स्ट्रक्चर दिया। क्या दिया? बेसिक स्ट्रक्चर दिया, है ना। इंदिरा गांधी को क्या बोला कि आप चेंज ला सकते हो, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आपने जो ये चीज लाया, फंडामेंटल राइट जो चेंज किया है वो आप ला दो, है ना। है ना, आप आर्टिकल जो शेड्यूल 9 बनाया वो भी आप रखो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ला सकते, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली आप ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऐड कर, माइनस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सब्सट्रैक्शन नहीं करते। क्या निकला? किसका? क्या निकला? इसका ये जीतने की नहीं जीत थी गया ना, इंदिरा गांधी जीत गई, सरकार जीत गई, कैसे? क्योंकि शेड्यूल 9 में रख दिया उसको। डाल दिया वो यार डेमोक्रेटिक राइट टू प्रॉपर्टी रहा ही नहीं, लीगल राइट हो गया आपका। फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट कर दिया। अच्छा, हर केस में नहीं होगा। क्या हर केस में ऐसा नहीं होगा, मतलब? फंडामेंटल राइट अब नहीं रहेगा, लीगल राइट प्रॉपर्टी का लीगल आ गया। उन्होंने चेंज कर दिया ना, फंडामेंटल राइट को चेंज कर दिया। गवर्नमेंट आपकी जमीन ले सकती है। हाँ। अभी भी ये चलता है। अभी भी चलता है। तो ये शेड्यूल 9 है। शेड्यूल 9 के अंदर क्या है कि कुछ भी चीज अगर शेड्यूल 9 में रखोगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता, वो लिखा हुआ है। और इसके पहले वाले में सर इसमें से हटा दिया था ना किसमें? कि प्रीमेबल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें और बोला है इसमें कि हो गया। इसमें प्रीएम्बल पार्ट है, लेकिन इसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। खाली ऐड कर सकते हैं, माइनस नहीं है कर ना, सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर सकते हो लेकिन माइनस नहीं कर सकते, है ना। तो इसी को देखते हुए, है ना, 1971 में ये लाया था, तो 1976 में इंदिरा गांधी क्या लेके आई? तो एसएसआई लेके आई। क्या लेके आई? एसएसआई ऐड किया। कहाँ पे? प्रीएम्बल में ऐड किया। अब सुप्रीम कोर्ट को बोला अब चेंज मैंने किया है ना, ऐड किया है, माइनस नहीं किया। अब आपका क्या कहना है? ये बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रहा है, नहीं ना, चेंज कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में बोला नहीं, है ना। तो मतलब प्रीएम्बल में ऐड हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है ना। वो कब हमको पता चला? 1976 में। ये प्रीएम्बल है जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपना और उसी के अंदर शेड्यूल आते हैं, उसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल आते हैं। नहीं, वो खाली प्रीएम्बल का पहला पेज है। अरे प्रीएम्बल की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के कितने क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आता है? सबसे पहले शेड्यूल्स आते हैं। क्या आते हैं? शेड्यूल कितने शेड्यूल्स हमारे पास? 12 शेड्यूल्स।
कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने? 12 है। पहले 8 थे, फिर अभी बढ़ के कितने हो गए? 12 हो गए, है ना। तो शेड्यूल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, है ना, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी उसकी लिस्ट लिखी हुई है। हाँ ठीक है। तो शेड्यूल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? लिस्ट लिखी हुई है किस चीज की? स्टेट के नाम लिखे हुए और यूनियन टेरिटरी के नाम लिखा है, उनका एरिया कितना होगा, उनका नाम क्या है ना, कौन से कौन से। तो अभी कितने? 28 और 8 है। कितने? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? शेड्यूल 1 के अंदर, है ना। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है? तो शेड्यूल 2 में आपका मतलब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपने? बोथ इस लिखा हुआ है, नहीं पे लिखा हुआ है, पे, है ना। मतलब जितने भी सरकारी ऑफिसर्स है ना, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, या फिर जितने भी सरकारी ऑफिसर होते हैं, एजीआई होता है, उनके पे एंड अलाउंसेस लिखे हुए। क्या लिखा हुआ है? पे एंड अलाउंसेस, उनको क्या क्या पे मिलेगा और उनके कितने अलाउंसेस होते हैं, है ना। शेड्यूल 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो राज्यसभा की सीट क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा की कितनी सीट्स है ना, कितने स्टेट से कितने नंबर ऑफ सीट जाएगी। शेड्यूल 2 में कितने पैसे मिलेंगे? पे एंड अलाउंसेस लिखे हुए। ये तो मैंने पीडीएफ भेजी, उसके अंदर आप देख लेना 12 के 12 ठीक है। और क्या क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो टोटल आर्टिकल्स आते हैं, है ना। आर्टिकल्स आते हैं और आर्टिकल किसके अंदर है? पार्ट्स के अंदर है। किसके अंदर है? पार्ट्स के। तो टोटल 25 पार्ट्स है और उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल है। कितने? 460 प्लस है। 460 बढ़ गए, तो चेंज होते रहता है। पहले 395 थे और अभी 460 प्लस जितने, बहुत ज्यादा हो गए, है ना। तो ये प्रीएम्बल को यही तक रखते हैं, और अगर प्रीएम्बल बोल रहा है नहीं तीन क्वेश्चन के जवाब चाहिए थे हमको प्रीएम्बल में लास्ट में कि क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहले तो मना किया, मेरुबाड़ी में मना किया, केशवानंद भारती में क्या बोला कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप हिला नहीं सकते। और तीसरे में भी यही बोला कि आप बेसिक जो प्रीएम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। थर्ड जो केस था बीआर एसआर बोमा, उसके अंदर क्या बोला था कि प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उससे आप मतलब कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि मैं किसी केस में अटक रहा हूँ जजमेंट देने के, तो किसको मतलब देख सकते हैं प्रीएम्बल के अंदर, देख सकते हैं प्रीएम्बल के अंदर बेसिक आइडिया क्या लिखे हुए है ना, उसके हिसाब से वो चेंज देंगे। लास्ट कौन सा है? एसआर बोमा, वो इंटीग्रल पार्ट है प्रीएम्बल, वो बता रहा है स्टोरी मतलब पार्ट है, सबरी स्टोरी नहीं होती याद रखने का स्टोरी, याद सेम स्टोरी उसमें भी ऐसा हुआ है तो उसकी जमीन ले जा रहे थे सेम कॉपी पेस्ट। और साल वही था 1991 एलपीजी वाला टाइम था। अब आता है पार्ट 1 के अंदर, वो वाला एलपीजी पार्ट 1 पे आ जाता है ना। पार्ट 1 हमारा क्या कहता है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके अंदर 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। देन आर्टिकल 1 2 3 4 आर्टिकल आते हैं कौन से पार्ट के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। देन तो जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है कि इंडिया, क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ भाई इसके ऊपर जब हुआ था ना, ये हुआ था ना भारत के ऊपर कि भारत इंडिया को क्यों लिया, पाकिस्तान को भारत रखना था। बोल रहे हैं दोनों सेम है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज अ भारत। मुझे केस नहीं पता कि भारत पाकिस्तान को लेना था कि भारत अपने नाम में नहीं लगा सकते। पिक्चर बनी थी सर, मैं पिक्चर देख के आया। वो तो यार भारत का नाम कोई भारत वाले ने उसको पढ़ा, मैंने भी कैसे सुना है ना, सुना नहीं
अच्छा वो सर आर्टिकल 37 ए में भी तो आई थी सर मैंने देखी नहीं। भारत का 37 ए नहीं देखी आपने? उसको अमित शाह बोलता है जान दे देंगे इनके लिए, क्या बात करते हैं आप? मैं ऐसी मूवी नहीं देखता। अरे जम्मू कश्मीर का डिवाइडेड वाले पे ऐसी मूवी नहीं देखता मैं। सर याद आप फेक था ये। सर आर्टिकल 370 मूवी की बात कर रहे कौन से आयुष्मान खुराना हैं। आर्टिकल 14 कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल्स की थोड़ी देर। अरे वो बोलता नहीं जान दे देंगे इनके लिए, क्या बात करते हैं आप? वो अलग बात अमित शाह की। अरे वो रियल में था। हाँ रियल में था तो वही तो बोल रहा हूँ। मैं ऐसे मतलब वो सरकारी मूवीज नहीं देखता ठीक है। प्रोपोगंडा वाले मूवीज नहीं देखता, अलग से प्रोपोगंडा होता है। सर आप कंटिन्यू क्या आप कंटिन्यू करो। कोई नहीं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कह रहा है? दो नाम भी है यहाँ, इंडिया और भारत। तो इंडिया के मतलब भारत के कितने नाम है? दो नाम है, इंडिया और भारत। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 1 पार्ट 1 के अंदर है ना। पार्ट 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इंडिया क्या है? भारत का इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? इंडिया इज अ एंड भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। यहाँ पे स्टेट्स एस भारत स्टेट। तो कल परसों मैंने स्टेट और नेशन के बीच में फर्क बताया था। स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है। नेशन फीलिंग होती है, स्टेट जियोग्राफिकल एरिया है ना। तो यहाँ पे जो स्टेट है ना, स्टेट विद एस है ना। एस के साथ जो स्टेट्स है, यहाँ पे स्टेट कौन सी बात हो रही है? तो ये गुजरात महाराष्ट्र ये वाले स्टेट की बात हो रही है ना। और वो जो मैंने समझा था वो इंडिया एज अ स्टेट की बात कर रहा था। डन। तो इंडिया इज क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। अभी यूनियन क्या होता है? सबको मिला के यूनियन यूनिटी। इसका इस लाइन का मतलब क्या है? जो भारत है वो सबको मिलके बनता है। जो बाद में देखेंगे। बहुत सारे स्टेट मिलके भारत बना है। हाँ। यूनियन। तो यूएसए क्या है? क्या यूएसए यूनियन है? चाइना यूनियन है? नेशनल नहीं। यहाँ पे तीन चीजें आती है। यूनियन आता है, एक फेडरल आता है। क्या आता है? फेडरल यूनियन, फिर फेडरेशन आता है और एक होता है कन्फेडरेशन। क्या होता है? कन्फेडरेशन। तो तीन चीजें आती है, यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन है ना। अभी जो अमेरिका है वो क्या है? फेडरेशन है। इंडिया क्या है? यूनियन है। और कन्फेडरेशन तो अलग बात होगी। तो हम ये तीन चीज आपको समझनी पड़ेगी। यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है और कन्फेडरेशन क्या होता है। जब सिंपली समझाओ तो यूएसए और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। यूएसए और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं है ना। दोनों के पास स्टेट है अपने अपने है ना। इंडिया के पास भी बहुत सारे स्टेट है, 28 स्टेट है। और यूएसए के पास भी क्या है? स्टेट है ना। जैसे फ्लोरिडा का स्टेट हो गया, टेक्सास का स्टेट हो गया है ना, कैलिफोर्निया स्टेट है। ऐसे काफी सारे अलग अलग स्टेट्स होते हैं यूएसए के अंदर। लेकिन वो सारे इसमें फेडरेशन में, वो किसमें? फेडरेशन में मतलब तो यूनियन है और क्या है? फेडरेशन है। तो फेडरेशन मतलब क्या है कि वहां पे जो वो लोग आके जुड़े है ना, वो फेडरेशन वो ऐसा क्या बोलते हैं, वो ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट में है ना। वहां पे जो स्टेट्स है, मतलब फ्लोरिडा का स्टेट है, टेक्सास का स्टेट है ना। काफी अलग अलग स्टेट्स आते हैं यूएसए के अंदर। तो वो कभी भी चाहे तो अपना अलग देश बना सकते हैं उनकी मर्जी से है ना। वो वहां से निकल सकते हैं यूएसए से और अपना खुद का कंट्री बना सकते हैं है ना यूएसए के अंदर। तो यूएसए का क्या है? एग्रीमेंट से चलता है उनका जो देश है। लेकिन उनका एग्रीमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। एग्रीमेंट क्या उनका? स्ट्रॉन्ग है। तो निकलना होगा लेकिन मुश्किल है ना। आपको निकल सकते हो लेकिन क्या है? मुश्किल। आप बहुत मतलब बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी है ना, लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा तब आप निकल पाओगे फेडरेशन से। लेकिन क्या यूनियन में ऐसा कर सकते हैं हम? इंडिया एज अ यूनियन कल को गुजरात चाहे कि मैं अलग देश बन जाऊं, नहीं हो सकता। क्या गुजरात अलग देश बन सकता है? नहीं। तो यूनियन में क्या होता है कि आप अलग नहीं हो सकते। एक बार अगर आ गए इंडिया के अंदर है ना, इंडिया में आना पॉसिबल है, जाना पॉसिबल नहीं है ना। कुछ भी हो जाए इंडिया से बाहर, सिसेड करने का कोई भी आपके पास वो नहीं है, राइट्स है ना। तो यूनियन वो होता है जिसमें आप आ सकते हो लेकिन जाने का कोई भी आपके पास प्रोविजंस नहीं है। ग्रीन कार्ड कैसे मिल जाता है? क्या ग्रीन कार्ड कैसे मिल जाता है? सिटीजन की बात करनी, एरिया की बात करनी, कंट्री की बात करें कि कोई स्टेट आ सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। लोगों की बात नहीं कर। लोग तो जा सकते हैं,
लोग तो आ जा सकते हैं मैं जाते थे सिटीजन। इसके बाद पार्ट 2 सिटीजनशिप है, वो देखेंगे। स्टेट तो अलग अलग हो सकते हैं ना, स्टेट तो अंदर अलग हो सकते हैं ना, स्टेट अंदर अलग हो, तो फिर सर कैसे हुआ? लेकिन इंडिया के अंदर ही ना, वो इंडिया एज अ यूनियन के अंदर आप चेंज कर सकते हो। जैसे गुजरात के 2 हिस्से कर सकते हो ना, सौराष्ट्र अलग करके नॉर्थ गुजरात अलग कर सकते हो। जैसे हमने आंध्र प्रदेश के मतलब 2 हिस्से किए ना, कौन सा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना, बिहार और फिर छत्तीसगढ़, ये सब अलग किए, झारखंड, बिहार है ना, यूपी, छत्तीसगढ़, फिर आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब अलग अलग किए हुए है ना। तो आप स्टेट्स को अलग करते हो, लेकिन वो इंडिया के अंदर ही होंगे। कर्नाटक का भी चल रहा था क्या हम तो वो कर्नाटक खुद से नहीं कर सकता, ये सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट कर सकते उनकी मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे वो प्रोटेस्ट करते तो होते ना। हाँ, उनको मतलब अलग देश स्टेट चाहिए था तेलंगाना। जैसे भी खालिस्तानियों को अलग चाहिए, उधर नेशन चाहिए था, नेशन तो फीलिंग है, नेशन तो फीलिंग है, फीलिंग को स्टेट ही चाहिए, लेकिन उनको अलग देश चाहिए है ना। ये स्टेट इज ऐसा स्टेट तो अलग है। तो इंडिया यूएसए की बात करें तो यूएसए क्या आपका फेडरेशन, इंडिया क्या है? यूनियन है ना। तो कन्फेडरेशन क्या हुआ? तो जैसे G20 होता है, G7 है ना, आपका क्या यूनेस्को है ना, जहाँ पे बहुत सारे देश आते हैं है ना, मिलते हैं और क्या एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक साथ रहेंगे है ना। क्वाड्स है, जैसे इंडिया का पार्ट है ना, क्वाड्स का पार्ट क्वाड है, फिर स्क्वाड है, बहुत सारे ब्रिक्स है, फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है? कन्फेडरेशन में है, मतलब वहाँ पे देश आके जुड़े हैं है ना। वहाँ पे एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन वो एग्रीमेंट इतना ज्यादा टफ नहीं है ना। वहाँ से आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं और वहाँ से निकल भी सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? कन्फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होगा कि आप आ सकते हो और जा भी सकते हो, लेकिन वहाँ पे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर तो यूरोपियन यूनियन क्या है? हाँ, वो भी कन्फेडरेशन है। हाँ यूनियन है ना। यूनियन ये निकल गया ना, हाँ तो भी निकला। ब्रिटेन तो कब का निकल गया, मतलब निकला तो सही ना। हाँ वो निकल सकते हैं। मतलब कन्फेडरेशन में क्या है कि आपको आना और जाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मतलब कि कन्फेडरेशन के अंदर वीजा वगैरह नहीं चाहिए। नहीं, वो तो ऐसे कंट्री वीजा तो सिटीजन्स को चाहिए ना। इंडिया पार्ट बन सकता है कि हम देश की बात करें, यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। यूरोपियन यूनियन में अगर हमको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो हाँ तो वीजा नहीं लगता, तो मैंने भी सुना, मैं भी 12 कंट्री घूम सकता हाँ, अगर कन्फेडरेशन में कन्फेडरेशन में कैसे वो आपस में एग्रीमेंट किया है ना बाकी सारे देश ने आके है ना। यहाँ पे एग्रीमेंट तो तीनों जगह पे हुआ है ना। यूनियन में भी एग्रीमेंट हुआ है, फेडरेशन में भी एग्रीमेंट हुआ है और यहाँ पे कन्फेडरेशन में भी एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट का लेवल अलग अलग है ना। यहाँ पे बहुत कमजोर है जो एग्रीमेंट हुआ है ना, मतलब आना जाना बहुत ज्यादा इजी है। फेडरेशन में क्या है, आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। आपको निकलना भी मुश्किल है और आना भी मुश्किल है। और यूनियन में क्या है, आने का तो सकते पर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते बुलाइए मगर जाने का। जैसे सिक्किम है, सिक्किम जो स्टेट है ना, वो इंडिया में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ है? सर इंडिया यूनियन क्या इंडिया यूनियन का अभी तो अभी आपने कौन सा वेरी बाजू वाला केस कौन सा? आई नो तो गवर्नमेंट अपडेट से दिया तो वेरी बाजू वाला भी केस आ रहा है, तो अपनी लैंड तो उसके लिए चेंज किया ना हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। ये तो भाई यूनियन उसके अंदर आते तो स्टेट ही है ना। वो नहीं दे सकते, हम दे नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए क्या, अगर देना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा। और अमेंडमेंट करने के लिए क्या होता है, पार्लियामेंट में आपको वोटिंग करवानी पड़ेगी। इंडिया यूनियन का नहीं है, यूनियन ही है ना। यूनियन है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोचने इतने साल हो गए, नरेंद्र मोदी ने करवा सबसे इतना छोटा सा हिस्सा है गांव देने के, गांव का हिस्सा देने के लिए, खेत देने के लिए। देखा सर खेत देने में कितना टाइम लगेगा, वो इसलिए है ना। वैसे इकोनॉमिक्स में शिफ्ट करो, नहीं जैसे ही खत्म हो जैसे इकोनॉमिक्स, ये तो खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है। सर इकोनॉमिक्स में नोट्स अलग है। इकोनॉमिक्स का आपने पढ़ा है?
इकोनॉमिक्स अभी तक क्या पढ़ा? जीडीपी पढ़ा दिया जीडीपी जीएनपी ये एक डाउट था कि जो जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, मतलब जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका प्राइस वो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पर जीडीपी ऐसा नहीं पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम होती है जो तू बोलने वाला हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि जीडीपी वो नहीं होती कि मतलब वो जो अब एक सेक्टर कितना कमा रहा है तो उसके हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, वो तो पर कैपिटा इनकम होती है। इनकम है ना, एक इंसान तो जीडीपी इंडिया की जीडीपी मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज बन रहा है, जितना भी सामान या फिर सर्विसेज हम बना रहे हैं, उसको अगर हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जीडीपी मिलता है ना। उसका प्राइस कितना है ना, मतलब मान लीजिए बॉटल है, बॉटल कितने 50 रुपए की है, तो कितनी बॉटल होगी इंडिया में, टोटल नंबर ऑफ बॉटल इनको 50 रुपए है ना। वैसे सारे प्रोडक्ट के लिए, सारे सर्विसेज के लिए हम निकालेंगे है ना, तब जीडीपी आएगा इंडिया का। कितनी करेंसी की प्रोडक्शन हुआ है। हाँ, इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ इंडिया में है ना। इससे क्या पता चलता है कि इंडिया कितना आगे है या फिर कितना पीछे है, वो पता चलता है जीडीपी से। जीडीपी नेगेटिव में तो कभी नहीं होता, ये ना ग्रोथ रेट जीडीपी नहीं होती लेकिन ग्रोथ रेट होती है। तो यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, कन्फेडरेशन। यूनियन मतलब बहुत ज्यादा टफ निकलना वहां से है ना। जैसे हमने बोला अभी बैरुबाड़ी में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा हमने बहुत ज्यादा साल के बाद हमने थोड़ा सा हिस्सा दिया है, और वो भी क्या हमने क्या किया था, उसके लिए अमेंडमेंट किया है ना। उसके लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना पड़ता है, और अमेंडमेंट लाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ना। तो पार्लियामेंट तो पता है पार्लियामेंट क्या होती है, क्या होती है, लोकसभा होती है प्लस राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट के अंदर 3 हिस्से आते हैं, क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। देन लोकसभा मतलब लोअर हाउस है ना, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, या फिर लोअर लोकसभा मतलब आपका हाउस ऑफ हाउस ऑफ पीपल है ना। लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना। इसमें कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में, नंबर ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 450 मैक्सिमम, 443 मिनिमम। 440 तो खरीदना हाँ, तो पहले कितने थे, एंग्लो इंडियंस तो हटा दिया, मेरे पास पैसे हैं एंग्लो इंडियंस 2 थे, पहले 552 थे अब हटा दिए है ना। और राज्यसभा में 250 एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे लोकसभा के अंदर, 552 थे, और राज्यसभा में कितने थे, 250 थे। अभी कितने हैं, तो अभी 545 है। कितने हैं, 545, और इसमें कितने हैं, 245। कितने हैं, 545 और 245, टोटल कितने हुए, तो 790 है। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपने पास, उसका नहीं पढ़ना, तीनों को नहीं पढ़ना। 791 टोटल। 790 हम प्रेसिडेंट को गिनते, लेकिन प्रेसिडेंट आता नहीं है ना, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में गिनाता, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट है, वो आता नहीं पार्लियामेंट में कभी। प्रेसिडेंट कभी पार्लियामेंट में नहीं बैठने आते है ना, लेकिन वो पार्लियामेंट के हिस्सा है। इधर कितने मेंबर है, तो 545 प्लस 245 मेंबर्स है ना। और हमको अमेंडमेंट करना होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है, तो क्या वोटिंग से हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है, 2/3 होती है। कितना, 75%। 66.6, 2/3। स्पेशल रिजर्वेशन 75%। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है, 2/3 होती है। 2/3 मतलब 66.66% चाहिए। तो इधर भी चाहिए और इधर भी, लोकसभा में भी चाहिए और राज्यसभा में भी चाहिए। इतने सारों को मतलब वोटिंग के लिए मनवाना है ना, कि हम कुछ हिस्सा दे रहे हैं इंडिया का बाहर, तो क्या सब वोट देंगे, नहीं नहीं देंगे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। लेकिन उस टाइम में नेहरू जी की मतलब बढ़िया सरकार थी, और अभी मोदी जी की बढ़िया सरकार थी, इसलिए फिर हो गया ना, मेजोरिटी में थी इसलिए। इस बार 400 बार अभी इस बार तो नहीं हुई, नहीं हुई, क्या पता अगली बार हो जाए। अगली बार तो बिल्कुल नहीं होगी। यूपी आएगा तो हो भी सकता है। अभी तो योगी आया बिल्कुल नहीं होगी। अभी तो 275 चल रही है। अभी तो बहुत ही इस बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं, क्या एनडीए तो इंटीग्रेशन वाली है ना। नहीं सर, इस बार बीजेपी मतलब थोड़ी सपोर्ट जीती है। लेना पड़ा ना। पहले भी बीजेपी नहीं जीती थी, एनडीए जीती थी ना, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जीती। अलायंस में आना पड़ा इसको। पहले भी अलायंस ही था पर इस बार मोदी को हटाया, वो तो अच्छा काम करा। क्या, मोदी को हटाया, ये मुस्लिम लोग को अच्छा ही लगता है, क्या, जो समझता तो योगी को हटा दिया ना, तो क्या हुआ, तो वापस आएगा।
अरे तू ही हाथ है, तेरा ही हाथ है उसके लाने बोल देना कोई नहीं, आर्टिकल 1 पे आते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज अ भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अभी इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उसके उसका क्या है? यूनियन है ना। और जब पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर क्या पड़ती है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन के अंदर तो सारे स्टेट्स आ जाएंगे, कितने 28 स्टेट है हमारे, है ना। और टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है? पौंडीचेरी, है ना। टेरिटरी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, मैंने बताया था। टेरिटरी के अंदर आपके स्टेट भी आ जाएंगे, है ना। यूनियन टेरिटरी भी आएगी या फिर एलियन टेरिटरी भी आती है ना। एक्वायर्ड टेरिटरी, है ना। आगे जाके अगर कोई देश हमको टेरिटरी देता है ना, जैसे मान लो नेपाल आगे जाके ऐसा बोलता है कि मेरे को इंडिया में आना है ना। नेपाल ऐसा बोलता है कि मेरे को इंडिया में ज्वाइन होना है। अभी तक बांग्लादेश में हो रहे थे ना दंगे, बांग्लादेश में हो रहे थे, उनके पीएम ने रिजाइन दे दिया, तो वो आ सकती है। तो ऐसे आगे जाके कोई देश अपने मन से इंडिया में आना चाहे तो वो एक्वायर्ड टेरिटरी भी हम इसके अंदर गिनेंगे, है ना। यूनियन एंड स्टेट। और ये सारे नाम कहाँ लिखे हुए? यूनियन और टेरिटरी के स्टेट्स और आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ? इंडिया दैट इज भारत ऑफ स्टेट्स। लेकिन लिखा कहाँ है? ये सारी लिस्ट कहाँ पे है? शेड्यूल 1 में लिखी हुई है। डन। सेकंड आर्टिकल क्या कहता है? तो एडमिशन एंड क्या कहता है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 का आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, है ना। तो कोई भी स्टेट बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो एडमिशन करना पड़ेगा या फिर उसका एस्टैब्लिशमेंट होगा, है ना। तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट मतलब जैसे सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, है ना, तो स्टेट उसको पहले स्टेट बनाना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको पहले एस्टैब्लिश करना पड़ता है, फिर उसका क्या होगा? एडमिशन होगा। डन। तो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब उसको पहले स्टेट बनाना पड़ेगा, फिर उसको क्या कर सकते हो? एडमिट कर सकते हैं, एडमिशन होगा उसका, है ना। तो वही आर्टिकल 2 कहता है ना। लेकिन कैसे करेंगे ये नहीं कहता। जैसे कहता है कि करेंगे, कैसे करेंगे वो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। डन। तो आर्टिकल 3 में क्या? रीऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब स्टेट्स के 2 हिस्से करने, स्टेट्स का नाम चेंज करना है, स्टेट 2 स्टेट को मिलाना है, एरिया बढ़ाना है, एरिया कम करना है किसी स्टेट का। एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स। किसी भी स्टेट को अगर एडमिशन करना है, जैसे हमने झारखंड के 2, है ना, हमने सिक्किम लिया, फिर हमने तेलंगाना अलग किया, या फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड अलग किया, है ना। ये सब हमने अलग कैसे? गुजरात और बॉम्बे को अलग किया था हमने। ये सब अलग कौन से आर्टिकल से किया? तो आर्टिकल नंबर 2 से किया। वहां पे हमने नया एडमिशन किया, है ना। तो हमने गुजरात एज ए स्टेट एडमिट किया, है ना। बॉम्बे से अलग करके गुजरात को नया स्टेट बनाया, है ना। और ऐसा कब हो सकता है कि पहले से अगर कोई स्टेट इंडिया का है उसको हम एडमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेट इंडिया का है ही नहीं तो उसको पहले स्टेट बनाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे गोवा था, गोवा क्या था? पहले यूनियन टेरिटरी थी, क्या था? यूटी। गोवा पहले, अभी भी यूनियन टेरिटरी है, अभी नहीं है ना, अभी स्टेट है ना गोवा। पहले यूनियन टेरिटरी से गोवा, अभी क्या है? स्टेट है। तो उसका पहले क्या हुआ होगा? एस्टैब्लिशमेंट हुआ होगा, फिर उसको क्या किया? एडमिशन किया स्टेट्स के, है ना। तो पहले वो यूटी था, यूटी से स्टेट बना, फिर स्टेट को उसने मतलब एडमिशन किया। डन। समझ में आ गया? आर्टिकल 2 के अंदर ये लिखा है कि एडमिशन कैसे करेंगे या फिर एस्टैब्लिशमेंट कैसे करेंगे, और इसको सर तोड़ने का भी इसी में लिखा है। नहीं, वो सब इसमें लिखा है, मैंने बताया कि इसमें तो लिखा है कि करेंगे, कैसे करेंगे वो कहाँ लिखा है? आर्टिकल। अरे मतलब एडमिशन का लिखा है तो फिर हटाने का भी इसमें लिखा हुआ है। नहीं, मैं बोला तो सही, इसमें सिर्फ बताया है कि करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो कहाँ लिखा है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट के अंदर क्या क्या आ जाता है? तो कोई भी स्टेट का नाम चेंज करना हो, है ना, नेम चेंज करना। जैसे ओडिशा का पहले नाम क्या था? ओडिशा का पहले नाम क्या था? ओडिशा बताओ क्या नाम था? बॉम्बे का मुंबई किया, बॉम्बे का मुंबई किया, कर्नाटक, कलकत्ता से कोलकाता, और कर्नाटक का भी होता ना, क्या? कर्नाटक का हाँ वो भी, है ना। पहले नीचे क्या था? ट्रावंकोर था, नीचे बहुत सारे अलग स्टेट थे, उनके नाम चेंज करके हमने ये सारे अभी के स्टेट बनाए। बंगाल का बंगाल किया था, है ना। कलिंग तो बहुत पहले था। डन। तो वैसे ही जो नेम चेंज करना हो या फिर एरिया चेंज करना हो, किसी एरिया बदलना हो, है ना, कोई स्टेट के 2 हिस्से करने हो, जैसे हमने गुजरात बॉम्बे को अलग किया है ना, हमने ये
झारखंड और ये छत्तीसगढ़ या बिहार और उत्तराखंड यूपी से अलग किए हैं। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग। हाँ ना, वही एमपी से। तो ये अलग करना, दो स्टेट को मिलाना, जैसे हमने कौन सी स्टेट मिला है अभी, हमने दीव दमन और दादरा नगर हवेली को मिला दिया है ना, ये एक यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको मिला के। वो मिलाना हो, अलग करना हो, नाम चेंज करना हो, एरिया बढ़ाना हो, एरिया कम करना हो, कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? दीव दमन और ये दादरा नगर वाली हवेली जो भी है, ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी नहीं है अभी नहीं, ठीक है, पहले 9 थी, फिर 8 हो गई। क्या हुआ? सर 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? एक तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। डन। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 4 के अंदर, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है ना, रीऑर्गेनाइजेशन। तो आर्टिकल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? तो जो भी अमेंडमेंट लाना पड़ेगा उसके लिए, है ना, किसी स्टेट को अगर एस्टैब्लिशमेंट करना है, जैसे सिक्किम को ऐड करना था या फिर सिक्किम को बाहर निकालना है, कुछ भी चेंज लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है? चेंज लाना पड़ता है ना, क्या लाना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा। कभी भी हम नेम चेंज करेंगे या फिर उसका एरिया चेंज करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा, है ना। कहाँ लिखेंगे? अब चेंज कहाँ लेके आएंगे? तो शेड्यूल 1 के अंदर, किसके अंदर? शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 में चेंज लेके आएंगे ना। शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अभी पढ़ा था मैं। हां, एक 4 आर्टिकल समझ में नहीं आया क्या शेड्यूल 1 के अंदर ये सब मेंशन कर रखा है। इधर बोल दिया ये क्या दिख रहा है? कोई बेसिक स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने पढ़ाया था, जिसको चेंज नहीं कर सकती सरकार ना। उसके अंदर क्या क्या जाता है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक पिलर फीचर ना, ये सब चेंज नहीं कर सकती सरकार। कल को आगे ये नहीं बोल सकती कि इंडिया अब हिंदू राष्ट्र है ना। फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। फिर रूल ऑफ लॉ, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉवरेनिटी, ये सब चेंज नहीं कर सकती सरकार आगे जाके। तो पढ़े सब में नहीं पढ़ा? पढ़ लेना, ये सब पढ़ा दिया। सेल एंड फीचर, तो फीचर क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वर्ल्ड का, 2 साल 11 महीने। ठीक है। तो सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, लिखा हुआ था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। लिखा हुआ मतलब जो लिखा हुआ है ना, अनरिटन मतलब जो लिखा हुआ भी है और नहीं भी लिखा हुआ। जैसे यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ बातें लिखी भी हुई, कुछ बातें नहीं भी लिखी हुई, है ना। वैसी है, मतलब मान लो कि हमारी एक बुक है, एक ही बुक है ना हमारे संविधान की, एक ही पूरी बुक है, उसके अंदर सारे आर्टिकल्स लिखे हुए। लेकिन यूके के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग अलग बहुत सारे मतलब बुक से वो उठा सकते लॉ, है ना। मान लो कल को उठ के किसी बड़े बिजनेसमैन ने कोई लिख दिया ऐसा कुछ कानून, तो वो कानून बन जाएगा वहाँ पे, पार्लियामेंट में पास हो गया तो, है ना। और उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ, क्योंकि वो पास हो गया, मतलब वो है, वो उसकी बुक में, है ना। तो एक बुक में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ बुक में वहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो सारी बुक से थोड़ा थोड़ा उठा के उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी एक बुक नहीं है हमारे, उनके वहाँ, है ना। इंडिया में कैसा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमारा क्या सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा रिटर्न है। सेकंड क्या? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। क्या है फेडरल सिस्टम? फेडरल क्या होता है? तो फेडरल में क्या होता है? जब स्टेट्स और यूनियन अलग हो, है ना, सेंटर और स्टेट्स अलग हो,
है ना। एक लेवल आता है सेंट्रल लेवल का, मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है ना। एक आता है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बैठती है। जब तो ये दोनों क्या होंगे, लेवल अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या यूनिटरी फीचर है, मतलब ज्यादा पावर किसके पास होगा, सेंट्रल के पास होगा, है ना। ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास। ये सेम चीज यूएसए के अंदर नहीं है ना। यूएसए में क्या था, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे और स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन वहाँ पे दोनों की इक्वल पावर है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के पास भी अपना है और स्टेट के पास अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका फ्लैग, यूएसए का फ्लैग एक तो होता ही है, लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग फ्लैग है उनके पास, है ना, अपने अपने फ्लैग्स है, वैसा है। तो वहाँ पे फेडरल सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे यूनिटरी फीचर नहीं है ना। इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिटरी फीचर, मतलब यहाँ पे भी स्टेट्स और यूनियन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है ना। फिर फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, पीएसपी है, सेक्युलर स्टेट है ना। ये सब हमारे पास क्या है, बहुत सारी फीचर्स दिए हुए हैं। सब सिंगल सिटीजनशिप है। फिर हमारे यहाँ सिंगल मतलब एक ही आपके पास नागरिकता हो सकती है, मतलब आप अगर किसी और देश की अगर सिटीजनशिप लेते हो तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी इंडिया की ऑटोमेटिक। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल पार्ट्स है, टोटल 25 पार्ट्स है ना। कितने पार्ट्स है टोटल, 25 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके अंदर कितने आर्टिकल है, 1 से 4। फिर सेकंड क्या है आपका, ये सब पढ़ ले। हाँ सही है ना। पहला दूसरा क्या है, सिटीजनशिप, है ना। उसके अंदर कितने आर्टिकल है, 5 से 11। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। थर्ड पार्ट क्या है आपका, फंडामेंटल राइट। उसके अंदर कितने आर्टिकल है, तो 12 से 35। फिर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। इसके अंदर कितने, 36 to 51। फिर आता है आपका पार्ट 4A आता है, 5 नहीं आता ना। 4 के बाद क्या आता है आपका 4A, मतलब वो ऐड किया हुआ है, जिसके पीछे भी ABCD है ना, वो मतलब उसको अमेंड किया हुआ है, उसको बाद में ऐड किया था, है ना। तो यहाँ पे 4A क्या ऐड हुआ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से अमेंडमेंट है, तो 42nd अमेंडमेंट, है ना। कौन सा आर्टिकल आता है उसमें, एक ही आर्टिकल है, कौन सा, 51A। जब वैसे फिर यूनियन गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, वैसे अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें। फिर ये सारे शेड्यूल्स हैं, है ना। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो इसमें सारे नाम लिखे हुए, जितने भी स्टेट्स हैं उनके नाम, यूनियन टेरिटरी के नाम, उनका एरिया कितना है, वो सब कितना लिखा हुआ है, तो शेड्यूल 1 के अंदर। फिर सेकंड शेड्यूल क्या है, पे एंड अलाउंसेस। तो प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर का, है ना, एमपी का, हमारे जो हम ऑफिसर बनेंगे ना, तो लेफ्टिनेंट का, ये सब का पे कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड शेड्यूल के अंदर। डन। पे और अलाउंस, हमको कितना पैसा मिलेगा और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, वो कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड। फिर थर्ड के अंदर क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ, है ना। तो जो भी हम ओथ लेते हैं ना, कि जब कोई सीएम बनता है, पीएम बनता है ना, तो ओथ लेते हैं ना, ऐसे करके ऐसे भी लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो वो शपथ कौन सी, किसको कैसी लेनी है, तो आर्टिकल शेड्यूल नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है ना। एमएलए कौन सी वोट लेगा, सीएजी कौन सी, सीएम कौन सी, पीएम कौन सी, प्रेसिडेंट कौन सी, सारी वोट कहाँ लिखी है, थर्ड शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो जैसे मैंने बताया, राज्यसभा में कितनी सीट्स है टोटल, 245 है ना। कितनी है, 245 है। सभी 245 में से इंडिया के स्टेट्स कितने हैं टोटल, 28 है। तो किस स्टेट के पास कितनी सीट्स है जाएगी, है ना। गुजरात की कितनी सीट होगी राज्यसभा में, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आर्टिकल नंबर शेड्यूल नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है ना। वो डिसाइड कैसे होता है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे और एरिया के बेसिस पे। तो सबसे ज्यादा सीट्स किसकी होगी, इसके हिसाब से, एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी की। सही बात, सबसे बड़ा देश तो सबसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा, एरिया में भी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, सबसे बड़ा देश यूपी है ना। तो वहां से सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं। फीलिंग है ना सर, तो यूपी देश हो सकता है, खाली स्टेट बाउंड्री में क्यों बनाना देश, नहीं बनाना, ये बनवा रहे हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक को कहाँ पकड़ रहे हो तुम इसके, चल रहा है। ठीक है। फिर शेड्यूल 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया कौन से, जो भी ट्राइबल एरिया होते हैं आपके, है ना। ट्राइबल एरिया जैसे गुजरात के अंदर कौन से ट्राइबल एरिया है, बताओ।
गुजरात के अंदर अरे वो कौन से सर अभी ये इंक्लूड किया था अभी डांग है खेत ब्रह्मा है, दाहोद है, डांग है, खेत ब्रह्मा है ना, ये सारे क्या ट्राइबल एरिया है। हाँ, जहाँ पे मतलब आदिवासी रहते हैं, है ना, तो वो होता है। तो जितने भी ये ट्राइबल एरिया रहते हैं ना, ट्राइबल एरिया मतलब शेड्यूल एरिया, वहाँ पे गवर्नमेंट की सरकार नहीं चलती, मतलब वहाँ पे उनके खुद के रूल्स होते हैं। जो वहाँ पे आदिवासी रहते हैं ना, वो उनके खुद के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, और वो इसके अंदर आता है। तो शेड्यूल नंबर 5 के अंदर लिखा है कि ये जो सारे शेड्यूल एरिया है उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है और उनका कैसे कंट्रोल करना है। तो उनके रूल्स अलग होते हैं हमारी रूल्स के साथ ना। फिर शेड्यूल 6 के अंदर क्या लिखा है, सेम यहाँ पे भी ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है, लेकिन 4 स्टेट की। कौन से? तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। कौन से स्टेट? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने के लिए ATMM होता है, ATM। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ATM 7 सिस्टर्स मणिपुर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये 4 स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कैसे किया जाएगा ट्राइबल एरिया। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सरकारें नहीं होती, है ना। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है ना। सरकार चलती है, लेकिन सरकार का इतना ज्यादा पावर नहीं होता। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है, तो उनका अलग से पावर रहता है ना। तो जो भी नए नियम कानून बनेंगे वो उनके हिसाब से बने, ट्राइबल के हिसाब से, है ना। तो कौन से स्टेट है? तो 4 स्टेट है। कौन से? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं आता, ठीक है। ATMM। फिर 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? तो पावर, जैसे मैंने बताया कि स्टेट होगा और यूनियन होगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो किसके पास कितनी पावर है ना, कौन सी पावर है, तो कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? तो शेड्यूल नंबर 7 में लिखा हुआ है। कल करे तो फिर अच्छा है। कल करे तो अच्छा रहेगा। अभी तक जो पढ़ा है याद रखा था, नहीं क्या हुआ? डन। तो 7 शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? आपकी डिवीजन ऑफ पावर, मतलब यूनियन लिस्ट होती है, वहां पे 3 लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या होती है? 3 लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट के पावर्स लिखी गई है। तो यहाँ पे 3 लिस्ट आती है। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तीनों लिस्ट में अलग अलग चीजें लिखी। जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर क्या लिखा है कि यूनियन की क्या पावर्स रहेगी, वो कौन सी मतलब कौन से किस पे वो रूल्स बना सकते हैं, है ना। जैसे डिफेंस हो गया, है ना। बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज होती है उनके रूल्स कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा। स्टेट्स के अंदर क्या जाएगा? कुछ स्टेट्स के अंदर जो रोड्स होते हैं, जो हाईवेज होते हैं, जो स्टेट लिस्ट होती है, तो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है तो वो स्टेट रूल्स बनाएगा उसके अंदर। बाकी सारे नियम वो अपने हिसाब से बना सकते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा पावरफुल किसका नियम होगा? सेंट्रल का होगा। सेम नियम सेंट्रल वाले ने बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा ओवर पावर कर जाएगा। तो ये होता है 7th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में क्या है? टोटल लैंग्वेजेस लिखी गई है। कितने? टोटल 22 लैंग्वेज है हमारे पास। कितनी है? 22 लैंग्वेजेस है। ये सारी 22 लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं। और ये सब क्या है? हिंदी है ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल नहीं, हिंदी भी ऑफिशियल है। और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। संस्कृत हमारी भाषा ऑफिशियल कौन सी कहते हैं? राष्ट्रीय संस्कृत कुछ नहीं। क्लासिकल लैंग्वेज। संस्कृत कहते सर। राष्ट्रीय भाषा है यार, हिंदी नहीं है। इंडिया की कोई लैंग्वेज नहीं कितने है, परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं? 40%। कोई नहीं बोलता। 40%। मैं बोलते तो हैं, आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं। इंडिया में बोलते हैं संस्कृत तो मेन होनी हाँ, चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं लिखा हुआ था कि ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई संस्कृत है, ध्यान से देख लो इसको। हाँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है संस्कृत है। लग रहा है हिंदी है। तो टोटल कितनी 22 लैंग्वेजेस है ना। कौन से शेड्यूल में? टोटल हिंदी तो ऑफिशियल। हिंदी और इंग्लिश को है, इंग्लिश को क्या लेने हो? ब्रिटिशर वाले। लेकिन वही यूज करते हैं ना पार्लियामेंट में। वो बिजनेस लैंग्वेज।
डन। तो 8 शेड्यूल में क्या है, टोटल कमांड लैंग्वेज लिखी 22 लैंग्वेज है ना, उसमें सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुई वो मैथिली हुई शायद। क्या उसमें थोड़ा प्रेशर पड़ रही है कुछ